Hello students, I'm again back with part 4 of chapter number 10 India's freedom struggle the second phase। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई 4 पार्ट्स क्यों बनाए मैम? क्योंकि बेटा चैप्टर सच में बहुत लेंदी है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। और दूसरी बात, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, तो लगभग 4 पार्ट में तो लड़नी ही चाहिए ना, इसीलिए बने हैं इसके 4 पार्ट्स। ठीक है बात? चलो पहले पहले मुझे ये भी बता दो कि क्या आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है, और नहीं देखा है तो देख लो बेटा। यहाँ तक हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे आज़ाद हिंद फौज से। किससे? आज़ाद हिंद फौज। बेटा जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी बनती है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी बनती है पूरा के पूरा नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक हुई बात? तो क्या याद रखेंगे आप लोग कि इंडियन नेशनल आर्मी के बनने से इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लोग इसे पॉपुलरली आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस आज़ाद हिंद फौज को बनाने में किसका? रास बिहारी बोस का। किसका बेटा? रास बिहारी बोस का। एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के बनने में जो इम्पॉर्टेंट रोल रहा था वो किसका रहा था? रास बिहारी बोस का, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। आई बात समझ में? और जनरल मोहन सिंह बने इसके लीडर। ठीक है, अब ये जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी, इसमें ज़्यादा लोग कौन थे? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो वॉर के टाइम में कैदी पकड़ के ले जाए जाते हैं ना, वो इंडियन सी आज़ाद हिंद फौज के क्या बने? मेन प्लेयर्स। देखो जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें लड़ाया कहाँ पर? वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान ने हमारे बहुत सारे सैनिकों को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। नई बात समझ आई तो फिर से समझो। देखो वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइड जापान पार्ट ले रहा है, एक साइड ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इंडियन सोल्जर्स को उतार दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान ने हमारे सैनिकों को पकड़ा और जापान ले गए। तो जब जब हमारे सुभाष चंद्र बोस को, रास बिहारी बोस को ये बात पता चली, तो उन्होंने वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को किससे वापस ले लिया? जापान से, और कहा कि हम इनका यूज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही करेंगे। तो उन्होंने बोला ओके ओके ले जाओ भैया। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर से बनी थी हमारी क्या? आज़ाद हिंद फौज। आई बात समझ में? अब बेटा बहुत सारे जो हमारे इंडियंस थे वो साउथ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए थे, उन्होंने भी इस आर्मी को ज्वाइन कर लिया। स्वेलिंग इट्स स्ट्रेंथ ओवर 45,000 सोल्जर्स, 45,000 सोल्जर्स की आर्मी थी आज़ाद हिंद फौज। कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने ज्वाइन किया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे लोग वॉलंटरली आए इस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलो 1943 में जो लीडरशिप थी आज़ाद हिंद फौज की, वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गई, जिन्हें पॉपुलरली हम क्या भी कहते हैं? नेताजी। रास बिहारी बोस का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या था बेटा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसी से क्या बना? आज़ाद हिंद फौज। 1943 में आज़ाद हिंद फौज किसके पास आ गई? सुभाष चंद्र बोस के पास आ गई, जिन्हें पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? नेताजी। 21 अक्टूबर 1943 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कहाँ पर थे उस टाइम में? सिंगापुर में थे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद ये अंडमान चले गए। अंडमान आप लोगों को पता ही होगा, ये रहा इंडिया, यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान गए, वहाँ पर इन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। 1944 में जो आज़ाद हिंद फौज थी वो इंडिया में एंटर हुई नॉर्थ ईस्टर्न रूट से। नेताजी टुक जापान हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट। जापान ने बहुत हेल्प किया नेताजी को एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करने में। और ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया फिर से समझो कौन सा होता है बेटा? ये रहा इंडिया, इंडिया का ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ से। ठीक है, इनका स्लोगन जो था उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस का, वो था दिल्ली चलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, दिल्ली चलो। इसको बहुत सारे सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया।
औरतों ने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया बहुत ज़्यादा नंबर में। अ सेपरेट वीमेन रेजिमेंट कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट। देखो, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसको कौन लीड कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। फिर आज़ाद हिंद फौज को 1943 में कौन लीड कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को एक फेयर आइडिया लग गया था कि भाई लोग बहुत परेशान हैं, हमारे साथ आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। तो जब उन्होंने स्लोगन दिया दिल्ली चलो जय हिंद, तो बहुत सारे सपोर्टर्स आए, इन्हें सपोर्ट करने लगे। फिर औरतें भी आई, औरतों ने अपनी अलग एक सेपरेट रेजिमेंट बनाई विद द हेल्प ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। इट वॉज लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन लीड कर रही थी रानी झांसी रेजिमेंट को। बेटा, पर ये जो आज़ाद हिंद फौज थी ये इंडिया को लिबरेट नहीं करा पाई, ब्रिटिश रूल से। देखो, 1857 का वॉर हुआ, हम हार गए, पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसका भी था। फिर ऐसे ही आज़ाद हिंद फौज ने भी बहुत कुछ करने का ट्राई किया, पर इंडिया को फ्रीडम नहीं दिला पाया। पर हम इनके कंट्रीब्यूशन को कम या ना के बराबर तो नहीं बोल सकते, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। सुभाष चंद्र बोस रेपुटेटिवली डाइड इन प्लेन क्रैश, ऐसा माना जाता है, या ऐसी रिपोर्ट बताती हैं कि एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की हो जाती है डेथ। ये एक ब्रेव सोल्जर थे आज़ाद हिंद फौज के, बाद में ये नेशनल हीरो बन गए। एंड सॉन्ग्स ऑफ देयर ब्रेवरी वर संग ऑल ओवर द कंट्री, और पूरी कंट्री में सुभाष चंद्र बोस को एक ब्रेव हीरो की तरह याद किया जाता है। कैसे डेथ होती बच्चा सुभाष चंद्र बोस की? एक प्लेन क्रैश में। अब हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब हम चलेंगे फाइनली हमारी आज़ादी की तरफ, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया इंडिया। कौन आया बेटा? कैबिनेट मिशन। इसने हमारे इंडिपेंडेंस के प्लान को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। ये जो प्लान था ये बोल रहा था इंटीरियम गवर्नमेंट बना लो, है ना, एंड द कन्वीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि कोई भी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकती, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन शुड बी देयर, है ना। बिना रूल्स रेगुलेशन के एक कंट्री कैसे चलेगी? तो उन्होंने बोला हम इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं अभी, और आपको मौका दे रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किससे बनेगी? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके लोग आए हैं उनसे बनेगी। और जो नॉमिनी रहेंगे या रूलर रहेंगे प्रिंसली स्टेट, उन्हें इन्वॉल्व कर लो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लोग ले लो और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। जैसा कि कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया, इंटीरियम गवर्नमेंट बन गई और उसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी अपना काम करना चालू कर दिया। क्या काम था उनका? फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना, हमारी कंट्री के लिए कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस को लिखना, और वो रूल्स रेगुलेशन पूरी कंट्री फॉलो करेगी। नाउ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन प्रिंसेस थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक हुई बात। जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन प्रिंसेस थे वो गुस्सा आया, उन्होंने बोला भाई हम तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ काम नहीं करेंगे, इसमें पार्ट नहीं लेंगे। द फॉर्मर स्टैप्ड अप इट्स डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री, और मुस्लिम लीग तो क्या की बात करने लगी, हमें चाहिए सेपरेट कंट्री, सेपरेट कंट्री, सेपरेट कंट्री। अब क्या करते? मुस्लिम लीग की डिमांड तो बहुत ज़ोर से बहुत तेज थी, उन्हें चाहिए थी सेपरेट कंट्री। अब आए माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिया आए मार्च 1947 में नए वाइसरॉय बन के। उन्होंने एक प्रॉपर प्लान दिया जिसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड कर दिया गया टू कंट्रीज में, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ये जितना इस लाइन में लिखा है ना, ही प्रेजेंटेड अ प्लान, ये प्लान कुछ नहीं था, इतना बुरे तरीके से इन लोगों ने पार्टीशन किया था ना कि हम आज तक रो ही रहे हैं। बड़े आए, प्रेजेंटेड अ प्लान, दो कंट्रीज बना दी, एक कंट्री से एक का नाम तो इंडिया रहा, दूसरा पाकिस्तान फॉर मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये ऑप्शन दे के एक और बेवकूफ़ी की ब्रिटिशर्स ने, उनको कहा कि तुम दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो, इंडिया ज्वाइन करना इंडिया कर लो, पाकिस्तान करना पाकिस्तान कर लो। वो बेचारे अलग फंसे पड़े, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। लॉर्ड माउंटबेटन ऑल्सो अनाउंस दैट ट्रांसफर ऑफ पावर वुड बी इफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1946। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भी 47 सॉरी
लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी घोषित कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को हम पावर ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रिटिश टू इंडिया। जो भी आपकी सरकार होगी उसको हम पावर देके मुक्त हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इतना झगड़ा फसाद इंडिया में मचा के अब ये लोग निकलने वाले थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तोड़ दिया, प्रिंसली स्टेट को अलग ही लॉलीपॉप दिए गए, जहां मर्जी हो वहां मिल जाओ। मीनवाइल इसी बीच बेटा हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे चालू हो गए। जैसे ही पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही दंगे चालू हो गए। पंजाब में, बिहार में लाखों लोग मारे गए, मिलियंस होमलेस हो गए। मतलब अब आप लोग समझो ना कि किसी कंट्री का जब भी पार्टीशन होगा तो किसी का आंगन, किसी के खेत, किसी के खलियान, कुछ के यहाँ रह जाएंगे, वहां चले जाएंगे। सेम ऐसा ही हुआ। आधे लोग इंडिया के पाकिस्तान जाना चाहते थे, आधे लोग जो पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे वो इंडिया आना चाहते थे। एक और प्रॉब्लम थी, आज का जो करंट बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वो भी एक मैटर, मतलब इतनी उलझी हुई कहानी कि रोडों पे खून ही खून दिखा। पंजाब और बिहार में बहुत ज़्यादा दंगे हुए, लाखों लोगों को मार दिया गया, लाखों लोग घर बेघर हो गए। जो नेशनल लीडर थे उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया के टूर किए और लोगों को मना किया कि भैया अभी तक भी तो हम एक कंट्री में रह रहे थे ना, ये धर्म के नाम पे क्यों मार रहे हो लाखों लोगों को। गांधी जी ने तो पास रख लिया कि जब तक ये किलिंग्स बंद नहीं हो जाती तब तक मैं भूखा ही रहूंगा, भले ही मर क्यों ना जाऊं। उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंसल्ट किया वाइसरॉय से और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद वाइसरॉय प्रिपेयर्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कुछ क्लॉजेस क्या थे कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, एक को इंडिया कहेंगे, दूसरे को पाकिस्तान, और ये कब सेटअप होंगे? 15 अगस्त 1947 को। हर नए डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, who would be appointed by His Majesty and would represent His Majesty for the purpose of government of dominion। उससे अपॉइंट करेगी उस एरिया की मेजेस्टी, उस एरिया के जो मेजर लोग होंगे वो, और ये उन जो गवर्नर जनरल्स होंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। डोमिनियंस पाकिस्तान वाले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, इंडिया वाले इंडिया के लिए काम करेंगे। जो लेजिस्लेचर होगा दोनों डोमिनियन का, उसके पास पूरी पावर होगी कि वो अपने रिस्पेक्टिव डोमिनियन के लिए रूल बनाए। पाकिस्तान वाला जो लेजिस्लेचर एरिया होगा वो उनके लिए रूल बनाएगा, इंडियन लेजिस्लेचर इंडिया के लिए रूल बनाएगा। 15 अगस्त 1947 से हम किसी भी तरीके से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। 1947 15 अगस्त से जो मेजेस्टी गवर्नमेंट होगी, जो हमारी सरकार की हमारी चुनी हुई सरकार होगी, वुड सीज टू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की, मतलब वो गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाई थी। प्रोविजंस बनाए गए, प्रोविजंस वुड बी मेड फॉर द डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। 2 नए डोमिनियन बन गए हैं, अब एक कंट्री से तो आर्मी का भी डिवीजन होगा। ज़्यादा किलिंग और ना हो, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत टाइम तक रिलक्टेंट रही कि हम पार्टीशन नहीं चाहते हैं, वो बाद में एग्री हो गई, ठीक है, और ज़्यादा किलिंग ना हो। पहले जो कांग्रेस बहुत रिलक्टेंट थी कि नहीं यार पार्टीशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब वो भी चाह रही है कि चलो यार पार्टीशन हो जाए, क्योंकि लोग जिस तरीके से मर रहे थे कांग्रेस को देखा नहीं जा रहा था। एट द टाइम इट वॉज परहैप्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू प्रिवेंट सिविल वॉर। ये जो सिविल वॉर चालू हो गया था इंडिया के अंदर, इसको रोकने के लिए पार्टीशन ही बेस्ट सुटेबल ऑप्शन दिखता था, इसलिए कांग्रेस भी ना चाहते हुए एग्री कर गई। सेपरेट कंट्री बन गई, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को मिला के एंड बंगाल वॉज क्रिएटेड। देखो एक बंगाल हमारे पास रह गया जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, है ना, और जो ईस्ट बंगाल था वो क्या बन गया? पाकिस्तान। तो जो सेपरेट कंट्री थी उसमें वेस्ट पंजाब था, सिंध था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थे, बंगाल बनाया गया और एक कंट्री पाकिस्तान बन गई। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हुए, 200 साल बाद, 200 साल ब्रिटिश ने हमारे ऊपर हुकूमत की, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने और हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section.